हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से पीडब्ल्यू आईटी जैम CSRNet यूट्यूब चैनल पर। क्या हाल चाल हैं आप सभी लोगों के। आज मेरे साथ है अविनाश सर और हम डिस्कस करने वाले हैं क्या 6 मंथ्स इनफ है एक आईआईटी जैम को एग्जाम को अच्छे से निकालने के लिए। 6 मंथ्स के बारे में अगर आप बात करोगे तो 6 मंथ्स बिल्कुल इनफ होते हैं सर। बहुत अच्छा समय होता है 6 मंथ्स, मुझे ऐसा लगता है। और 6 मंथ्स में आपका जैसे सीएसआर नेट का सिलेबस तो ज्यादा ही होता है आईआईटी जैम से। सीएसआर नेट क्रैक कर लेते लोग तो मुझे लगता है कि आईआईटी जैम भी इजीली क्रैक हो जाना चाहिए 6 मंथ्स अगर आप अच्छे से वेल डायरेक्शन में अगर स्टडी करोगे, पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी फॉलो करोगे, अच्छे से प्लानिंग के साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस डिसिप्लिन रखोगे तो मुझे लगता है कि आपका इजीली, मतलब बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं कि एक्सट्रीम केस में इजीली आपका आईआईटी जैम क्रैक हो सकता है। देखो, उसी के लिए हम आज आइडियल प्रिपरेशन की डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको जरूरत पड़ेगी इस पूरी जर्नी के दौरान, कैसे कैसे पढ़ाई कैसे करनी है ना, क्या क्या पढ़ना है वो तो बताएंगे ही, वो तो थ्रू आउट सेशन चलेंगे, बट कैसे करनी है ये पूरी पढ़ाई, बाकी सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, कॉलेज वगैरह, एग्जाम वगैरह, और इस एक दौड़ में लगातार कैसे दौड़ते रहना है, उस सारी बातों को आज हम करने वाले हैं। तो सर पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है आपका कॉन्साइज और डायरेक्शनल स्टडी। कॉन्साइज और डायरेक्शनल स्टडी की बात करोगे तो डायरेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। डायरेक्शन स्टडी आपको करनी चाहिए, ठीक है। देखो, आपको जब चीजें आप शुरू करोगे ना, क्योंकि सबसे पहले आप सिलेबस देखो कि क्या पूछा जाता है ना। एकदम अंधाधुंध हम किसी भी चीज की तैयारी करने जाएंगे तो एक टाइम तक कुछ एक हफ्ता अच्छा चलेगा, फिर थोड़ा सा समझ बिखरने लगेगी कि अब करना क्या है। तो पहले एक डायरेक्शन सेट करो, सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाता है, किन किन टॉपिक्स को हमें पढ़ना है, किस किस टॉपिक्स में मेजर पार्ट है, इन सारी चीजों को एक बार पहले एनालाइज करो। पेपर क्या है ना, वो होता है ना कि एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले सबसे पहले उस एग्जाम को पढ़ो कि भाई इसमें क्या क्या चीजें पूछी जा रही है। तो एक डायरेक्शन सेट करो थोड़ा सा, है ना। जैसे सर बुक्स पढ़ने चले जाते हैं, जैसे ऑर्गेनिक में ही हम बात करें, क्लेटन उठा ली, बट क्लेटन को पूरा पढ़ना आईआईटी जैम के लिए तो आई थिंक कोई जरूरत ही नहीं है। कंसाइज आपको होना पड़ेगा, डायरेक्शनल आपको होना पड़ेगा। और जितना भी सर मैंने देखा हुआ है, जैसे आईआईटी जैम एक है और गेट एग्जाम जो यूजी और पीजी में एग्जाम होता है जो आईआईटी कंडक्ट कराती है जी। पर्टिकुलरली जो एग्जाम होता है ना उसमें बाहर से क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन सिलेबस से ही होता है। बिल्कुल, मतलब आपका सिलेबस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। जैसे सीएसआर नेट की अगर आप बात करोगे तो सीएसआर नेट में मैं कभी नहीं कहता कि भाई सिलेबस के अलावा कुछ मत करना, क्योंकि वहां पे लिख देता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। वो तो बहुत पूरा पूछेगा कुछ भी, वो उसको जो मन में पसंद आएगा वो पूछेगा वो। तो ये बहुत ही यहाँ पे वैसे नहीं है। मुझे लगता है जैम में आपको पर्टिकुलरली सिलेबस लेके पढ़ना चाहिए। जैसे सिलेबस की कोई एक छोटी सी यूनिट मेंशन है, लेट्स सपोज एड्सॉर्प्शन मेंशन है, तो एड्सॉर्प्शन के क्वेश्चन दिख रहे होंगे, है ना। ये छोटा छोटा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए सिलेबस को फॉलो करो। आईआईटी जैम में तो बिल्कुल फॉलो करो कि आपका एक एक पार्ट हो चुका हो। बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि रुक ही नहीं रहे हो। कोऑर्डिनेशन आप पढ़ते गए मजा आने लगा तो आपने नेट गेट का भी समेट रहे हो, कुछ फायदा नहीं है। बाद में उसको जब पढ़ोगे, जब आपको पढ़ा दिया जाएगा, बट अभी थोड़ा सा कंसाइज आपको होना पड़ेगा। एक बार सिलेक्शन आपका हो जाए, एक बार सिलेक्शन हो गया, आईआईटी चले गए, फिर पढ़ने के लिए 2 साल है आपके पास, तो उसमें पढ़ते रहो आप। तो सबसे पहला पॉइंट है भाई, सिलेबस को आपको एनालाइज करना है और सिलेबस को समझना है। और आप जब जहां पर भी आप जुड़ोगे वहां पर आपको ये बात जरूर बताई जाएगी कि कैसे कैसे देखना है। दूसरी बात, जब आप सिलेबस को एनालाइज करोगे फिर आप क्वेश्चन पेपर भी देखोगे। उस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको समझ में आएगा कि क्या टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, तो इस टॉपिक को भी एनालाइज करना है। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि अब सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस पूरा आपको पढ़ना जरूरी है, सिलेबस में से जो पॉइंट्स है सारे कवर करने जरूरी है, बट किस टॉपिक पे आपको ज्यादा फोकस करना है ये आपको समझ में आएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स को देख के ही, एनालिसिस को देख के। पिछला वीडियो सर ने एक वीडियो बनाया था 1-2 महीने पहले, उसमें भी बताया था, सारे एग्जाम्स का एनालिसिस किया हुआ था। तो उसमें भी आप देख सकते हो कि हर पेपर में कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। जैसे पर्टिकुलरली देखोगे ऑर्गेनिक में अगर बात करोगे, रिएक्शन मैकेनिज्म, नेम रिएक्शन, रिएजेंट में से मैक्सिमम पोर्शन आता है। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं। इनऑर्गेनिक में अगर बात करोगे तो कोऑर्डिनेशन से, मेन ग्रुप बॉन्डिंग से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, फिजिकल में केमिकल काइनेटिक्स की बात कर लोगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात कर लोगे, उनमें से अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे आपको प्रैक्टिस ज्यादा, जैसे कि छोटा टॉपिक, एक छोटा, जैसे एड्सॉर्प्शन की बात कर लेते हैं। एड्सॉर्प्शन में क्वेश्चन आता है, सिलेबस में से ही क्वेश्चन आएगा, एड्सॉर्प्शन में से क्वेश्चन आएगा, बट दिक्कत क्या होगी, एड्सॉर्प्शन क्वेश्चन 2017 में आ रहा है, 18 में नहीं आ रहा है, 19 में आ रहा है। बट कुछ टॉपिक्स ऐसे, कोऑर्डिनेशन, उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा।
तो ऐसे टॉपिक सर मतलब करने का फायदा ये होता है, जब आप पेपर देखोगे ना तो आपको 50 से 60% जाना पहचाना लगेगा। जाना और फिर पहचाना वो लगेगा। जो कॉन्फिडेंस होता है ना, फिर वो जो छोटे छोटे इधर उधर के क्वेश्चन होते हैं उनको भी आप कर देते हो साथ यस साथ। बिल्कुल सर। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक का एनालिसिस तो आपको यूट्यूब पे भी आराम से मिल आराम जाएगा। से आप मिल जाएगा, जस्ट आईआईटी ठीक है। जैम का देखोगे तो आपको सारी एनालिसिस मिल जाएगा। तो इसको एक प्रायर थोड़ा देना है, नोटिस में रखना है। ऐसा नहीं है कि बाकी चीज करनी नहीं है, करना सब कुछ है, क्योंकि इस आईआईटी जैम की तैयारी में आपको पूरा सिलेबस पढ़ के जाना होता है, ये कंफर्म बात है। वो बहुत topic भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक से मतलब इसका मतलब ये है कि इनको ही करना है। हाँ, ये नहीं कह रहे ये हैं। वाला वो वाला नहीं है जो आप यूनिवर्सिटी में एग्जांपल देते हो, आईएमपी कर लिया भाई उसमें से क्वेश्चन आएगा, वो वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको बाकी टॉपिक्स करने ही है। डिफरेंस क्या है, अगर आप एडसॉर्प्शन है, छोटा टॉपिक है, कभी कभी आ रहा है तो उसके 100 क्वेश्चन करो प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर कर लो। आप बाकी जैसे कोऑर्डिनेशन हर बार क्वेश्चन आपका आ रहा है, उसमें 150 200 250 300 क्वेश्चन करो, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ा दो वेटेज के हिसाब से। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी और है। जिस टॉपिक से आ रहा है उसके लिए आप फिर बुक भी देख सकते हो, मतलब छोटी छोटी पार्ट की देख सकते हो। अब जैसे हर किसी के लिए आप नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, बट बिल्कुल वो जो कम इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी फायदेमंद होंगे, वो आपकी रैंक इंप्रूव करते हैं। बट ये आपको पेपर निकलवाएंगे भाई, आसपास हमेशा यही लेकर जाएंगे। तो पहले आसपास पहुंचो, जब वहां पर पहुंच रहे होंगे तो आपकी तैयारी खुद पता लगेगी कि हाँ भाई जब इतनी हो चुकी है तो वो सारे टॉपिक भी कर लें, ताकि एक अच्छी रैंक की तरफ आप पहुंचो। तो ये सारी बातें होने वाली है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है वही जो पॉइंट हमने शुरू में भी बोला कि अभी जैसे सर ने बोला कि आप जब टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत है ज्यादा। ना। एक ये मैंने देखा है बच्चों में ये डर होता है, जैसे थ्योरी पढ़ ली, फिर ऐसा मन में क्रिएट कर लिया कि आज ना पूरा रिवीजन नहीं है तो आज इसके क्वेश्चन नहीं देखता। जैसे मैं कई बार लेक्चर भी ले रहा होता हूं तो इस तरह के कहते हैं सर कल क्वेश्चन देखते हैं, आज रिवाइज नहीं है। ये टालो मत चीजों को, डरो मत, अपने आप को एनालाइज करने से कभी भी मत डरो। जितना अपने आप को एनालाइज करोगे उतना ज्यादा फायदे में रहोगे। और सबसे ज्यादा एनालाइज करने की जो जरिया होता है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, कि आप कितना अप्लाई कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा है ना। चाहे नोट सामने खुले हो कोई दिक्कत नहीं हो, बट आपका एप्लीकेशन पार्ट कितना स्ट्रॉन्ग है, क्वेश्चन को कैसे रीड कर पा रहे हो और उसको लगा कैसे पा रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। बहुत जरूरी बात होती है। बहुत बार क्या होता है सर कि बच्चे को लगता है कि हमने एक टॉपिक पढ़ लिया, जैसे केमिकल बॉन्डिंग आपने पढ़ लिया, पूरा पढ़ लिया, सर ने जो पढ़ाया सारे लेक्चर्स आपने देख लिए, अच्छे से उसके नोट्स निकाल लिए, आपको लगता है आपका टॉपिक हो गया। मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब तक आपकी थ्योरी आपने अच्छे से नहीं कर ली, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी कर ली, जब तक आप क्वेश्चंस नहीं लगाओगे ना तो आपका टॉपिक कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट नहीं है, अधूरा है। इनकम्प्लीट टॉपिक आपका रहेगा विदाउट क्वेश्चंस। अगर आप क्वेश्चन नहीं लगा रहे हो तो आपका टॉपिक अधूरा है, ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद फिर आपका थर्ड स्टेप आता है, पहला लर्निंग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, दूसरा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस, तीसरा आपको यूनिट टेस्ट देना है, रिवीजन देन यूनिट टेस्ट। तो ये आपको ये चीजें, ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस आपको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के एक अच्छा जरिया पीवाईक्यू भी होता है ना। पीवाईक्यू देख लो, अगर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया है तो कितने भी क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के आ चुके हैं उसको एक बार देख लो। आईआईटी जैम के पूरे देख लो, बाद में समय बच रहा है तो गेट थोड़ा सा देख लेना, पर आईआईटी जैम के पीवाईक्यू देख लो। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है सर हमारा मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, यानी कि जो एक प्रैक्टिस आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसे एनालिसिस करने के लिए कि आपने कितनी प्रैक्टिस सही से की है, वो एक टेस्ट देना होता है, जो कि एक पार्ट है आपकी प्रोसेस का। टेस्ट देने के बाद क्या क्या गलतियां हुई है उसको एनालिसिस करना, वो भी एक पार्ट है प्रोसेस का। टेस्ट दिया, बात खत्म नहीं होती, गलतियां क्या हुई है उसे एनालिसिस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी बात है। क्योंकि मुझे लगता है प्रिपरेशन का सबसे अहम अगर कोई पॉइंट होता है, जैसे सबसे पहला पॉइंट मैं कहूंगा कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे बहुत ध्यान दो, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें समझो। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में जाके भी आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, आपको वहां पे थ्योरी तो लिखनी नहीं है, तो क्वेश्चन आपको वहां पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का आइडिया होना चाहिए। गलतियां होती है, बहुत से लोगों को ऐसा लगता है सर कि क्वेश्चन अगर मेरा गलत हो गया तो फिर तो बहुत ही ये हो रहा है, नहीं कोई बात नहीं, गलत होगा क्वेश्चन, क्वेश्चन से भी आपको सीखना होता है, क्वेश्चन से आपको सीखना है और आगे बढ़ना है। क्वेश्चन गलत होना, क्वेश्चन ना होना, ये भी एक सीख है ना। ये चीज काफी चीजें सिखाती हैं कि भाई कैसे उस चीजों को हैंडल करना है। और अगर कोई डाउट आ रहा है, लेट सपोज जीपीपी में कोई क्वेश्चन गया, वो सोल्व नहीं हो रहा, तो मेरा, अगर मैं पर्सनली खुद सोचूं, मेरा ये काम होना चाहिए कि उसको उस पर दिमाग लगाऊं, क्योंकि क्वेश्चन अगर बन गया है तो उसका आंसर कहीं ना कहीं वही है। पढ़ाया गया है तो उसको ढूंढो कहां से, किस तरीके से सर ने पूछा होगा। डीपीपी को भी थोड़ा सा सीरियसली लो, वो भी एक टेस्ट ही एक तरीके से, एक टेस्ट ही है वो। और हमने
हमने तो वो क्विज फॉर्मेट में भी क्विज दे रखा फॉर्मेट है, में दे रखा है, तो वो भी आपको हेल्प करेगा। एज अ टेस्ट की तरह ही वो आपका काम करता है। ये समझो कि आपकी डेली टेस्ट होती है, बिल्कुल। डेली डीपीपी मिल रही है, डेली टेस्ट हो रही है। तो तो यूनिट टेस्ट जो होते हैं, जो ये टेस्ट लिए जाते हैं, इनको सीरियसली लेना है और इनको एनालिसिस करना है, ये पार्ट है आपके प्रोसेस का। यस, फिर आता है भाई समय की इज्जत करो, है ना, टाइम को मैनेज करो। टाइम हम वो नहीं कह रहे हैं कि उस पेपर के 3 घंटे को कैसे मैनेज करना है, वो तो सीखेंगे ही, धीरे धीरे सीखेंगे जब आगे बढ़ेंगे। ये जो अब से लेकर पेपर तक का बीच का जो ये समय है, इस समय को कैसे मैनेज करना है। ऐसा लगता है कि 7 महीने हैं, आखिरी के 2-3 महीने भी कई बार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उसमें समेट दूंगा, ऐसा नहीं है भाई। हर दिन की इज्जत करनी पड़ेगी, तभी वो बैक इज्जत मिलेगी, वो भी हमारी इज्जत करेगा, समय तभी इज्जत दिलाएगा जब हम करेंगे। यहाँ पे बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि जो लास्ट का 1 महीना होगा वो सिलेबस खत्म हो जाएगा, मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, फिर मैं जोर से पढ़ूंगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपका जो प्रिपरेशन का पार्ट है, आप ये दिसंबर में खत्म कर लो। जो जनवरी रखना है ना, जनवरी आप ये टारगेट करो कि जनवरी में मैं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मॉक टेस्ट दूंगा। अब ये जो डेली रूटीन का टाइम टेबल है, ये हर एक पर्सन के लिए अलग अलग होता है। कोई सुबह जल्दी उठता है सर, कोई शाम को लेट सोता है, रात को लेट सोता है, तो वो आपके हिसाब से आपको उसको मैनेज करना है, आपको टारगेट करना है। अगर आप हमसे पूछोगे कि सर मिनिमम कितना टाइम स्टडी करना चाहिए हमें IIT JAM क्वालिफाई होने के लिए, तो मैं आपको मिनिमम कहूंगा कि आप 4 to 6 आवर स्टडी कर लो डेली। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। अगर आप 4 to 6 आवर्स अगर डेली पढ़ रहे हो तो आपका इजीली सिलेक्शन होगा अच्छे से। मॉक टेस्ट, डेली मॉक टेस्ट, आपके DPPs, आपका थ्योरी, आपका रिवीजन, इन चीजों में ही आपको बहुत समय लगेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है और टाइम से सारी चीजें करनी है। 4 से 6 घंटे फिर इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए। अगर आप प्लान बना रहे हो, टाइम पूरा मैनेज कर रहे हो, दिन में ना शुरू होने से पहले या फिर रात को ही 10 मिनट देके अपना पूरा डे प्लान कर लिया करो कि भाई ये समय इस तरीके से जाएगा। वो फॉलो नहीं होता, बहुत बार नहीं होता, बट बहुत बार होने भी लगेगा और धीरे धीरे जब होने लगेगा ना तो उसका आउटकम बहुत अच्छा आता है ना। हम शुरू करने से पहले 10 दिन में ये सोचते हैं कि 2 दिन ही फॉलो हुआ, बट उस पर लगे रहो, आदत बनेगी और आदत जब अच्छी आदतें लगती हैं वो लंबे समय तक फायदा देती है। सिर्फ इस एग्जाम के लिए नहीं भाई, आगे भी दुनिया भर के भी एग्जाम देने, उसमें भी आपको फायदा करेगा। तो समय अपना मैनेज करना सीखो भाई। जहां जहां समय वेस्ट हो रहा है उसे बंद करो, थोड़ा सा 6 महीने अच्छे से रील्स वगैरह तो देखना बंद कर दो पहली बात तो। हाँ सर, बच्चे क्या कर, यही चलते रहता है वो। एक आया फिर वो चला, एक चला पता चल रहा है 1 घंटे बाद, अरे 1 घंटा चला गया, समय ही नहीं पता लगता तो कि ये कितना चला गया है। और ये घंटे की वो दिक्कत नहीं है जो देख देख के आपके आंखें भी थक जाती है, तो वो बाकी का नेक्स्ट 2-3 घंटे और खा जाता है, तो वो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है और समझदार बच्चे का यही एक लक्षण है कि आप ये चीजों, सारी चीजों से दूर रहोगे, आपके करियर को आप पहली प्रायोरिटी दोगे। देखो, सुनते वक्त आपको बिल्कुल समझ में आओगे कि सही बात है और एकदम सही कह रहे हैं। अब समझदारी इसमें है कि कितना अपनाते हैं। अगर अपना रहे हो अच्छे से तो बहुत ही बढ़िया बात है ना, फिर हमें भी खुशी है कि चलो भाई किसी ने सुना और उसको माना भी। तो प्लीज अपने समय को थोड़ा सा मैनेज करना सीखो, बहुत जरूरी है। और जो गलतियां सर करते हैं उससे सीखना पड़ेगा। गलतियां बहुत सारी होगी, गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, दैट इज द पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। वो प्रिपरेशन का पार्ट है, गलतियां होंगी। आपको कभी कभी ऐसे पेपर कर रहे हो आप, 1 घंटे का पेपर था, 20 क्वेश्चन करने थे, आपके 15 ही क्वेश्चन हुए और आपके 5 ही मिनट बचे, आपको लास्ट 5 मिनट में 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो ये गलती आपसे होगी और इससे ही हमें सीखना है। क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग, कोई कॉन्सेप्ट ऐसा होता है बहुत इजी होता है, हमें लगता है अरे इतना इजी क्वेश्चन आ गया, और जब हम सॉल्यूशन देखते हैं तब पता चलता है कि इसका आंसर बी करना था, हमने सी कर दिया। ठीक, छोटा सा ट्रिक उसमें होता है, छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें होता है। तो ज्यादा एक्साइटेड भी होना नहीं है क्वेश्चन को देख के। गलती होती है, इसमें कोई मतलब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, गलती होगी, गलती से सीखना जरूरी है। और बहुत सिली मिस्टेक्स भी होती हैं भाई, है ना, और उसको भी एक अपनाना है कि भाई मेरे से भी हुई है, लोगों से भी हो रही है, और जितनी गलतियां कर सकते हो उतनी यहीं पर करो, है ना। अगर मान लो आप 10,000 गलतियां करने के लिए बने हो तो प्रैक्टिस, जो सर कह रहे हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यूनिट टेस्ट दे रहे हो तो उसमें करते रहो। वो गलती वहां तो नहीं करोगे आप, वहां पर कोई नई गलती होगी, बिल्कुल होगी, पर बहुत रेक्टिफाई हो चुकी होगी, धीरे धीरे आप उसको कम कर चुके होंगे। चाहे कई बार ऐसा होता है कि हम छोटा सा डिवाइड गलत कर देते हैं, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन गलत कर देते हैं, छोटा सा एरो गलत घुमा दिया ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में इलेक्ट्रॉन गलत गिन लिए, है ना। मतलब ये समझ लिया कि ये ऑक्सीजन फैमिली का नहीं, ये नाइट्रोजन फैमिली का है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेने थे, 5 लेकर चल रहे हैं, पूरी गड़बड़। तो ये गलतियां एक बार हो गई ना, दोबारा नहीं होगी। इसलिए जब गलतियां हो रही है उसको एनालाइज कर लो, सीख लो भाई एक बार में। और जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, गलतियां तो होंगी बिल्कुल, इसमें मतलब बहुत से लोगों को ऐसा लगता है ना परफेक्शन ट्राई करते हैं। नहीं, मैं अभी कोऑर्डिनेशन पढ़ रहा हूँ ना, मेरा जब तक एक क्वेश्चन ऐसा जो कोई क्वेश्चन है
क्वेश्चन मेरा जब तक 100% सही नहीं हो जाते, 10 क्वेश्चंस की मैं टेस्ट दे रहा हूं, मेरे 10 के 10 क्वेश्चन सही नहीं हो जाते, तब तक मैं टॉपिक आगे नहीं बढ़ूंगा। सो यहाँ पे अगर आप ध्यान से समझोगे तो इन चीजों में अगर ध्यान से समझोगे तो आपको बात समझ आएगी कि इन चीजों को आपको रेक्टिफाई करना है गलतियां, और आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एम हाई, है ना। जब अगर तैयारी कर रहे हैं, किसी चीज में जुड़े हैं कि किस चीज को कैसे आगे लेकर जाना है, तो उसके लिए एक बड़ा एम सेट करके रखो। ऐसा नहीं कि मैं जैम क्वालिफाई कर लूंगा। और जैम क्वालिफिकेशन का सर, जैम क्वालिफिकेशन और गेट क्वालिफिकेशन ये कोई एक बहुत बड़ा वो भी नहीं है ना। ये इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है। जैम में रैंक लाना, गेट में रैंक लाना, ये आपके करियर में 4 चांद लगा सकता है ना। नेट क्वालिफाई करना एक बड़ी बात होती है, बड़ी बात होती है। जैम और गेट में आपको रैंक लानी है, तो इसके लिए पहले ही एक एम अच्छा रखकर चलो कि इतने के लिए तो मैं टारगेट कर रहा हूं। टारगेट रखो कि टॉप 5 में, टॉप 10 में हम होंगे, ऐसे टारगेट रखोगे तब जाके फिर आपको अच्छे से मतलब चीजें हो पाएगी। क्योंकि अगर बहुत अच्छा स्कोर आया है और बहुत ही अच्छी रैंक है, तभी आपको अच्छे आईआईटीज मिल पाएंगे या आईआईटीज मिल पाएंगे। कभी कभी ऐसे होता है सर कि बच्चा क्वालिफाइड हो जाता है, उसको पता ही नहीं होता कि रैंक का भी चक्कर होता है। बहुत बार ऐसे हो जाता है कि क्वालिफाइड हो गए मैं, आईआईटी जैम क्वालिफाइड होने से कुछ नहीं होता। और कुछ यूज नहीं, पता है आईआईटी जैम क्वालिफाइड होने का कुछ यूज नहीं है अगर आपके पास अच्छी रैंक नहीं है तो रैंक अच्छी होनी चाहिए। और आपको मिनिमम में मुझे लगता है कि एटलीस्ट 300 के नीचे आपका होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे आईआईटीज मिल पाते हैं। भाई जनरल वाले तो 300 से सोच के ही चलो कि आपको चाहिए ही चाहिए, और इतनी रख के चलो, अपना एम हाई करके चलो। और ये भी चलो, रैंक भी छोड़ो, पर एक सच्चाई ये है कि किसी चीज के लिए अगर दौड़ रहे हैं तो भाई फिर अपने ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए। अगर एम हाई रखोगे, इसका एक सीधा रिलेशन हो रहा है कि आपको अपने ऊपर विश्वास है, आपको अपनी जर्नी पे विश्वास है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उस पर विश्वास है, तब वो चीजें अचीवेबल भी लगेंगी कि हाँ भाई ये अचीव हो सकता है। तो ये हर दिन थोड़ा थोड़ा सोचोगे तो दिमाग में बैठती है, और ये चीज अच्छी है, इसको मेहनत करने पे एक आपको मोटिवेशन देती है। तो इसको प्लीज देखना। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है आपका सर फोकस सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो, कोई बच्चा ऐसा होता है जो बच्चा पढ़ता है 8 घंटे, और कोई बच्चा ऐसा होता है कि 2 घंटे। बहुत बार आपने ऐसा भी सुना होगा पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी में, अपने आसपास के लोगों से, गांव में आपने सुना होगा, ये तो पढ़ाई नहीं करता था, ये कैसे पास हो गया, ये तो बहुत पढ़ता था, इसको तो बहुत कम परसेंटेज आए हैं। तो ऐसा सुनने को मिलता है। तो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है ना, वो 8 घंटे पढ़ रहा है, ये 3 घंटे पढ़ रहा है, बट ये 3 घंटे बहुत ही मन लगा के पढ़ रहा है। और वो 8 घंटे में क्या चल रहा है, 15 मिनट पढ़ लिया, व्हाट्सएप पे किसी का मैसेज आया, देख लिया, चल रही बातें, चैट चल रही 15 मिनट, फिर 1 घंटा पढ़ लिया, फिर नोटिफिकेशन आया इंस्टाग्राम पे, मेरे दोस्त ने कोई रील भेजा है भाई कॉमेडी वाला, देख के हंस रहा है मस्त। तो भाई इसमें टाइम इतना वेस्ट होता है ना, समझ में नहीं आता। इनकी नोटिफिकेशन ही बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। फेसबुक, जो भी कौन से ग्रुप होते हैं, और इंस्टाग्राम और भी ऐप्स होते हैं तुम लोगों के, तो वो बंद कर दो सारे। और किताब, और बहुत से लोगों को ये एक बिलीव सिस्टम है कि मोबाइल्स में हमारे किताबें होती हैं, डिजिटल ई बुक्स होते हैं, ई बुक से हम पढ़ लेंगे सर, पढ़ते हैं सर हम। भाई ई बुक से कुछ नहीं पढ़ा है आप लोगों ने। आज तक आपने एक किताब पूरी कभी नहीं पढ़ी है, कौन सी किताब बता दो, कोई कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कि मैंने एक पूरी किताब पढ़ी है ई बुक में से। किसी ने नहीं पढ़ी, मैं यहां से बता रहा हूं, कोई नहीं पढ़ता। ठीक है, डीपीपी वगैरह जो होते हैं, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा, जो डीपीपी आपको पीडब्ल्यू ऐप पे मिलते हैं, आप प्रिंट आउट निकालो, प्रिंट आउट निकाल के आपके पास सेट रखो बिल्कुल, और उसको आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नहीं भाई, फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है सब चीजों में। चाहे आप कोई भी क्लास ले रहे हो, ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर भी जिसने ध्यान से बातें सुनी है, कॉलेज भी जाते हो, चाहे आपको लगता है कि भाई किसी क्लास में आप बैठ गए, कॉलेज में आपका मन था या नहीं था जाने का, आपका दोस्त जबरदस्ती ले गया, अगर उस क्लास में बैठ गए तो फिर इज्जत दो। जो आपको कोई बोल रहा है ना, कोई बोल रहा है, वो बहुत ज्ञानी आदमी है भाई, कॉलेज में जा रहे हो, वो आपको कोई सिखा रहे हैं, कोई प्रोफेसर, तो उनकी बात आराम से सुनने की कोशिश करो। तो वहां पर भी सर कुछ ना कुछ तो सीखोगे, कुछ ना कुछ तो सीखोगे अगर फोकस करोगे तो। इसीलिए हर क्लास में फोकस करके रखो, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, यहाँ पर ये कुछ भी सुन रहे हो, यूट्यूब पे भी पढ़ रहे हो, अगर दे रहे हो समय तो पूरा फोकस करके रखते हो, क्योंकि आपका समय सबसे ज्यादा कीमती है। बाकी लोगों से, जिनको देख रहे हो उनसे ज्यादा आपका समय कीमती है। तो जो समय किसी चीज पे दे रहे हो वो बेस्ट हो, एकदम इफेक्टिव हो। और इसमें सर बहुत बार कॉलेज में क्या होता है ना, आपको कॉलेज के साथ साथ आपको बीएससी भी तो करनी है, आईआईटी जैम का प्रिपरेशन कर रहे हो, बीएससी करनी है, आपको वो भी पढ़ना ही है सेमेस्टर के एग्जाम के। जब आप सेमेस्टर की एग्जाम देने वाले हो तब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जब आप लेक्चर में जा रहे हो ना, तो वहां पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो प्रोफेसर पढ़ा रहा है उसको अच्छे से दिमाग में बिठा लो। और वो कैसे बैठेगा, फोकस आप अच्छे से करोगे तब। नोट्स निकाल लो, मतलब वो काम वहीं पे हो जाएगा, वहीं पे निपटा दो, ताकि सेमेस्टर के टाइम आपको आपकी जो स्टडी है, जैम का जो प्रिपरेशन है, वो
आपको दिक्कत ना करे फिर उस चीजों में, ये ध्यान रखो। भाई कॉलेज को कैसे हैंडल करते हैं ये पूछते हैं, तो मेरा हमेशा से ये रहता था कि कॉलेज का काम हद तक कॉलेज में ही समेट दो, खत्म कर दो वही। घर आने के बाद सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे इसका। जो थोड़ी बहुत फाइल्स लिखनी होती है, प्रैक्टिस फाइल लिखनी होती है, उस पर थोड़ा सा समय चला गया, बट मेजरली ना पढ़ते भी आप एग्जाम से पहले ही हो अगर कॉलेज का देखो तो। वो बस एक बर्डन आप समेट के चल रहे हो, 2 दिन 4 दिन 5 दिन चाहिए पढ़ रहे हो, बस बस बताने के लिए घर पे भी कि कॉलेज के साथ डिफिकल्ट है, चल रहा है। पढ़ना वही है 5-4 दिन एग्जाम से पहले, तो इसीलिए डेली कॉलेज का काम थोड़ा सोचो कॉलेज में खत्म किया, और फिर अपना बाकी जो IIT JEM की आपकी प्रिपरेशन है, क्योंकि ये तो चलेगी भाई, ये तो चलेगी, लगातार चलेगी, 6-7 महीने पूरे देने पड़ेंगे और हर दिन देने पड़ेंगे, ये कंफर्म है। यस। चलिए, तो ये सारे पॉइंट थे भाई, है ना। उम्मीद करते हैं कि इस सारे पॉइंट से कुछ अच्छी बातें आप जरूर यहाँ से जरूर लेके जाओगे। और बहुत सारी चीजें आपको अगर लगता है कि ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हो, ठीक है। ये चीजों में सर नीड है, इसके लिए कुछ गाइडेंस चाहिए, कोई भी वीडियो आपको चाहिए उसके बारे में आप आराम से हमें बता सकते हो, वो वाली वीडियो भी हम जरूर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।